हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आ गई आपकी प्यारी सोनल मैम्स, आपकी साइंस टीचर, वापस है आपको केमिस्ट्री का न्यू लेक्चर लेके। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। सो वेलकम बैक अगेन ऑन आवर चैनल बायोकेमिस्ट्री बाय सोनल मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ये टॉपिक, न्यू टॉपिक है क्लास 10 साइंस में, बायो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप सभी जानते होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जो हम देखते हैं, जो जनरली दिखाई देते हैं, जो हार्ड होते हैं टच करने पे, जो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अभी तक हम यही सब जानते हैं, जो दिखने में बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं या बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? मेटल्स। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जो डल होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो शाइनी नहीं होते हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सारे मेटल्स ऐसे ही होते हैं? क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं? क्या सारे मेटल शाइनी होते हैं? या फिर कोई इसका एक्सेप्शन है जो ऐसे नहीं होता है? या फिर सारे नॉन मेटल्स डल होते हैं? या फिर कोई ऐसा भी नॉन मेटल है जो शाइनी होता है? तो सारे एक्सेप्शंस और सारी प्रॉपर्टीज के साथ, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको, उन सभी को आज हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो 1 घंटे के लिए अपनी कमर कस के पानी बॉटल, पेन, कॉपी लेके अपने साथ में बैठिए। बिल्कुल फोकस के साथ आज हम पढ़ेंगे और फुल लेक्चर, फुल 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर फुल वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभी आज हम ये शुरू करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन जब जनरली हम एलिमेंट्स का पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप के, राइट? एलिमेंट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, बट वैसे अगर हम देखें तो एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल। और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको बोलते हैं हम मेटल्स। इसके अलावा एक और पार्ट होगा इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। इस चैप्टर में बेसिकली हम केवल 2 ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, मेटल क्या होता है? मेटल्स आर एलिमेंट दोज लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। देखिए, एक जनरल डेफिनेशन तो हर जगह होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आप बता देता है कि वो चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। बट अगर हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे बताएंगे। ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और खुद कैसे हो जाते हैं? निगेटिवली चार्ज, तो उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। तो इसी तरीके से देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मेटल्स आर एलिमेंट दोज लूज इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, कॉल कैटायंस। इनको हम कैटायंस भी बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे देखो, ये सोडियम मेटल है। यहाँ पे सोडियम मेटल क्या करता है? आपको पता है कि सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। मतलब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दैट इज 2 8 1, क्योंकि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो डोनेट कर देगा, कम होगा तो ले लेगा। तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और सोडियम मेटल क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो सोडियम मेटल होता है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक मेटल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनको हम मेटल कहते हैं। सेकेंडली, दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। या तो गेन करता है या फिर शेयर करेगा किसी से अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम बोल सकते हैं वहां पे कैसा एलिमेंट होगा? वो नॉन मेटल एलिमेंट। यहाँ आप बता सकते हो क्लोरीन। क्लोरीन का एग्जाम्पल इजी है, ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है। देखिए, क्लोरीन का आपको पता है 17 एटॉमिक नंबर होता है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फिल करते हैं? 2 8 7। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है हर एलिमेंट। पता है ना आपको, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल।
और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये देखिए रिएक्शन में लिखा हुआ है क्लोरीन 1 एटम एक्सेप्ट करके कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं उनको मेटल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं लाइक क्लोरीन उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां से हम शुरू करेंगे। आपकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? You everyone know well that what is physical property and chemical property. Physical properties means जो उसकी appearance wise है, shiny है, कितना hard है, जो भी ये properties होंगी, conductivity कैसी है, ये सारी property physical property में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो chemical reaction में change होगा वो chemical properties में। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है write the definition of metal and non-metal and write the physical properties of metal, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ेंगे और यही क्वेश्चन आप आंसर में करोगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट एज अ शाइनिंग सरफेस, द प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर। इसको क्या कहते हैं हम? मेटालिक लस्टर। ओके, तो हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने क्या पढ़ी? मेटालिक लस्टर। Metallic luster is the property in which we can identify that the metals are shiny. तो metals की जो shiny property होती है उस property को हम क्या बोलते हैं? Metallic luster। ठीक है, जब ये अपनी purest form में होते हैं तब हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट इसका देखा आपने, एक्टिविटी जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है उसमें एक ऑब्जर्वेशन है, आपको कुछ मेटल्स दे देंगे, लाइक कुछ सैंपल दिए हुए हैं आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का। अगर आपको ये चारों मेटल्स दे दिए जाए तब आप क्या करेंगे? इन मेटल्स को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि दीज आर मेटल्स। अगर मानिए आपको ये याद नहीं है और आपको लाके रफली कोई 4 चीजें दे दी, अब वो 4 चीजें निकाली, एग्जैक्टली वो मेटल है बट आपको नहीं पता वो गंदे से बहुत, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको क्लीन करेंगे ताकि उसकी जो भी ब्राइटनेस है, जो चमक है, शाइनी है, उसे ऑब्जर्व करें कि वाकई ये मेटल है या नहीं है। तो उसको सैंड पेपर से रब करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें ऑब्जर्वेशन के लिए, ये एलिमेंट्स कैसे हैं? मेटल है, बिकॉज दे आर शाइन। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका। इसके बाद देखिए हार्डनेस ऑफ मेटल, ये सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज हार्डनेस ऑफ मेटल। एक बार इसको हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। हाईलाइट करने के लिए कौन सा कलर यूज करें यहाँ पे? दिस वन इज गुड। तो देखिए जनरल रूल क्या बोलता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो हार्ड होने की प्रॉपर्टी है, लाइक मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हार्ड, बट द लेवल ऑफ हार्डनेस वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल। मतलब इस बात का क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स का एक्सेप्शन है जो हार्ड नहीं होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन आपके दिया हुआ है, दैट इज सोडियम मेटल। सोडियम के अलावा पोटेशियम भी है जो कि ऐसा मेटल है बहुत सॉफ्ट होता है। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर आर डिफिकल्ट टू कट, इनको कट करना डिफिकल्ट है, लेकिन सोडियम मेटल को कट करना डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको हम इजीली पकड़ के कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सेफ्टी नोट्स भाई इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं, तो ऐसे मेटल्स को हमने सेफ्टी से भी रखना होगा, है ना। तो सेफ्टी से रखने के लिए क्या होगा? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या सेफ्टी रखनी क्यों जरूरी है? बिकॉज आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले चैप्टर में, आपको मेटल रिएक्शन वाला जो चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो थे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स थे उन्हीं में कुछ मेटल्स भी थे। तो ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, तो ऐसे मेटल्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कभी भी रिएक्शन कर लेंगे। तो इसके हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से क्या होता है? इसको टोंग से भी हैंडल कर सकते हैं, मतलब एक पतले प्लकर से भी आप उसको पकड़ सकते हो, इसको फिल्टर के पेपर के बीच में ड्राई भी कर सकते हैं हम, है ना। और इसके बाद में जब इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हाँ वो क्लियरली आपको मेटल है दिखाई देगा, जिसको इजीली आप प्रेस कर सकते हो, टोंग से पकड़ सकते हो। और दूसरा ये रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट कि हाईली रिएक्टिव होता है। इसके प्रोटेक्शन के लिए इनके ऊपर हम ऑक्साइड की लेयर की क्या करते हैं? कवरिंग।
इसके बाद में मेलिएबिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी में क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी बीटन इनटू द थिन शीट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि मेटल को आप ठोक के पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ हैमर वी कैन बीटन द मेटल एंड चेंज इनटू द शीट। तो मेटल्स को शीट में चेंज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो क्या सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनको ठोक सकते हैं, हम पीट सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनको नहीं पीट सकते हैं, और जो हार्ड मेटल होते हैं उनको हम पीट सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा जैसे जो बर्तन वगैरह होते हैं आपके यूटेंसिल्स, वो हार्ड मेटल के बने होते हैं, उनको हम आराम से पीट भी सकते हैं, उनसे आवाज भी आती है। वो शीट को कन्वर्ट करके बने हैं, बेंच है, फर्नीचर्स हैं, सब शीट में कन्वर्ट करके बने हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, और ये सारे मेटल डक्टाइल है। अब मेलिएबल है ना, मेलिएबल है, इनसे हम कुछ भी बना सकते हैं शीट में कन्वर्ट करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं डक्टाइल्स मींस टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, मतलब खिंचाव बहुत ज्यादा होता है ना। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ में द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, मतलब किसी भी मेटल को थिन वायर में चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं खींचा जा सकता है, जो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्शन बता सकते हो। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल गोल्ड है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, इतनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बीच में नहीं टूटेगा, इतना थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमन वायर्स हम जो देखते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी में, वो जनरली क्या गोल्ड के ही होंगे, जब उसकी इतनी ज्यादा डक्टिलिटी ऐसा नहीं है। डेली लाइफ में हम जो वायर्स देखेंगे दैट आर मेड अप बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये कॉपर या एल्यूमिनियम से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इजीली हम अफोर्डेबल हैं, खरीद सकते हैं, तो लोग यूज भी कर लेते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स। थर्मल कंडक्टिविटी इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी भी मेटल का नेचर होता है, क्योंकि उसमें हीट भी फ्लो कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी, तो हम दोनों टाइप से इसके एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कैसे थर्मल कंडक्टिविटी वर्क करती है। जनरल क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा जो बर्तन होता है उसमें हम चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो नीचे की सरफेस से हम उसको हीट करते हैं, धीरे 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 करके पूरा बर्तन क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है ना। तो बर्तन गर्म हो रहा है मीन्स आपको पता है कि जो भी बर्तन आपका बना है वो एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, मतलब वो किसी मेटल का बना हुआ है, ये भी पता है आपको कि वो मेटल है। तो यहाँ से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि मेटल को सेंटर में भी हीट करते हैं तो धीरे धीरे करके पूरे कंटेनर पे हीट फ्लो हो जाती है। इट मीन्स कि जो मेटल होते हैं उनकी सरफेस पर हीट क्या होती है, फ्लो होती है, मतलब हीट मीन्स थर्मल, थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं मेटल्स। इसके अलावा एक एक्टिविटी 3.5 आपको दी है, उसमें देखिए कुछ बताया इस तरीके से, एक स्टैंड लिया जिसमें किसी मेटल का लाइक कॉपर का वायर ले लिया और उस वायर को स्टैंड से कस दिया और उसके एक कॉर्नर पे वैक्स की हेल्प से क्या किया, पिन को लगा दिया। अब यहाँ देखिए जब बीच में से बर्नर की हेल्प से हम इस वायर को हीट करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, पूरा वायर गर्म होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो वैक्स लगी हुई थी लास्ट में वो वैक्स क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और पिन क्या होगी, इसकी नीचे आ जाएगी। तो इससे प्रूफ हो जाएगा ना यहाँ पे कि जो मेटल है, मेटल की सरफेस पे जो हीट है वो क्या करती है, फ्लो करती है, मतलब हीट का कंडक्टर होता है मेटल्स, गुड कंडक्टर। अब इसमें देखिए कौन कौन से मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर, सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। दूसरा लिखा है पुअर कंडक्टर लेड और मरकरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है कि वैक्स मेल्ट हो जाती है और पिन गिर जाती है ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए आपके यहाँ पे, व्हाट इज मेटालिक लस्टर। अभी आपने पढ़ा मेटालिक लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैव अ शाइनिंग सरफेस ऑफ द प्योर मेटल। मेटल की प्योर स्टेट में जो होती है शाइनी सरफेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। व्हाई इज सैंड पेपर यूज्ड टू क्लीन द मेटल। क्यों सैंड पेपर का यूज करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाए और वो एकदम शाइनी दिखाई दे, उसको हम ऑब्जर्व कर पाए। एक्टिविटी के बेस पे आप क्वेश्चंस बता दोगे, हार्डनेस किसमें ज्यादा है किसमें कम है। एक्सेप्शन याद रखना क्या होगा, सोडियम मेटल और पोटेशियम। सोडियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसके बाद में देखो आगे हम देखेंगे वायर मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों हम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी की फॉर्म में यूज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी मेलिएबल एंड वेरी डक्टाइल, क्योंकि इनकी मेलिएबिलिटी भी अच्छी है, इनको शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गोल्ड का आपको बताया सबसे ज्यादा डक्टिलिटी है, बहुत ज्यादा थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मतलब ज्वेलर्स भी उसमें अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकता है बारीक बारीक, इसलिए ज्वेलरी में यूज। कैन यू नेम सम मेटल्स यूज्ड मेकिंग कुकिंग वेसल? कुकिंग वेसल्स में जो कंटेनर्स बनते हैं उसमें भी यूज करते हैं हम इनको। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को मेनली यूज करते हैं, है ना। दे डोंट मेल्ट इवन बाय स्टोव, स्टोव पे मतलब ये मेल्ट नहीं होते हैं। इसके बाद में हम और क्वेश्चंस नीचे की तरफ भी कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे जो बोर्ड में बार बार आए हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाए। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी नोट्स आप बनाओगे साथ साथ में क्वेश्चन भी करते जाओगे, ताकि आपका पूरा फोकस भी रहे कि इस पार्ट से पर्टिकुलर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब उतना ही फोकस होकर मुझे इस टॉपिक को पढ़ना। आगे देखिए एक्टिविटी नंबर 3.6 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं। मैंने बताया ना कंडक्टिविटी दो तरीके से होगी, एक तो थर्मल हीट का फ्लो होता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होता है। अब इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अपने वायर है, जो हम वायर यूज करते हैं। यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी ली, बैटरी में वायर लिया। अब जो वायर है वो आपको पता है कि डायरेक्टली मेटल का बना होता है, तो ऊपर से जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी प्लास्टिक मोटी वाली, उससे कवरिंग होती है या फिर रबर की कवरिंग होती है, ताकि हमें करंट ना लगे। अब इनके बीच में प्लग की जगह पहले यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। जो क्लिप्स होंगी वो मेटल की होगी, साथ में इसके साथ एक बल्ब अटैच कर देते हैं और यहाँ पे स्विच। अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं और दोनों मेटल्स को कांटेक्ट में लाते हैं, वैसे ही आप देखोगी जो बल्ब है वो जल जाएगा। अगर इन प्लगर्स को दूर कर दें, इन क्लिप्स को दूर कर दें मेटल की, तो क्या बल्ब ब्लो होगा? नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ये प्लग क्लिप्स हैं ये किसके बने हुए हैं? मेटल्स के। और जो वायर है अंदर इसके वो भी किससे बने हैं? मेटल्स के। तो मेटल्स के थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो होगा और बल्ब ब्लो हो जाएगा। मतलब जो मेटल्स होते हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया जो अभी हमने देखा। इसका कंक्लूजन क्या है? द ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक वायर कौन कौन से मेटल के बने होते हैं, अभी बताया आपको कि कॉपर और एल्यूमिनियम के मोस्टली बने होते हैं ना, क्योंकि वो रीजनेबल प्राइस में मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर में पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटेड होती है और रबर की भी कोटिंग की जाती है। इन दोनों की कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि ये नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं, इनकी वजह से हमें करंट नहीं लगेगा। अगर हम डायरेक्टली वायर को कनेक्ट करते हैं तो करंट भी लग सकता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। जबकि जो नॉन कंडक्टर है उनमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए इनकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनकी कवरिंग की जाती है। ओके, अब आगे ये सैंपल भी देख लिया आपने। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे की तरफ, अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अब हम नॉन मेटल की। इस तरीके से मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी हुई। 5 प्रॉपर्टी थी, मेन प्रॉपर्टीज। अच्छे से आप इसको वापस से रिवाइज करना, वीडियो में वापस से देख सकते हो बैक करके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एक्टिविटी 3.7 से देखते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है भाई? जस्ट अपोजिट, जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। अपोजिट, नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, उनके वायर नहीं बना सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, करंट फ्लो होता है, हीट फ्लो होती है। नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें हीट फ्लो नहीं होती है, वो नॉन कंडक्टर होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एग्जांपल देख सकते हो नॉन मेटल के, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो भी गैसेस की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल में एक्सेप्शन दिया हुआ है। This activity involved repeating the previous test, hardness, malleability and ductility। एक्टिविटी में भी वही बताया जो मैंने बताया आपको कि क्या क्या नेचर है जो नॉन मेटल शो नहीं करते। नॉन मेटल लाइक कार्बन, कार्बन के जो 2 फॉर्म्स दिए हुए हैं, कोल एंड ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। इसके बाद में दिए हुए हैं स्टेट ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैसेस। ये मैंने अभी बताया आपको कि जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली गैसेस फॉर्म में होते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करिए आप, ठीक है, और नोट करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद की पॉइंट्स में जो प्रॉपर्टी बची, एक सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब ऐसी मेटल या ऐसे एलिमेंट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? देखा है ना, जब टिफिन यूं बजाते हो, टन 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 आवाज आती है, थाली बजाते हैं चम्मच से, स्पून से आवाज आती है ना, तो मतलब क्या है, जो स्पून है या जो आपकी थाली है
वो आवाज क्यों कर रही है, साउंड प्रोड्यूस क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपके स्कूल की बेल हो गई, मंदिर की बेल हो गई, घंटियां बजती है ना, जनरली किसकी बनी होती है, मेटल्स की। क्या वो नॉन मेटल होते हैं? नहीं, सारे मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनको रिंग कर सकते हैं, आवाज करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, सोनोरस। ठीक है, दिस इज वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हार्डनेस एंड सरफेस। मेटल्स आर जनरली हैव अ शाइनी सरफेस। देखा हमने कि शाइनी होती है, पर क्या कोई ऐसा मेटल है जिस इसकी मतलब इस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं और ये हार्ड होते हैं। वेयर इज नॉन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्टर होते हैं और डल होते हैं। जो डायमंड होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, ये कार्बन का एलोट्रॉप है और ये हार्डेस्ट होता है। ठीक है, तो साइंस में यहाँ पे आप केमिस्ट्री में देखोगे जनरली ऐसे रूल्स होंगे जिनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, उसके जस्ट नीचे उसका एक्सेप्शन भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, देखो मरकरी। मरकरी जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड, बट मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए, वायर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद पीवीसी। पता है आपको पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्यों हम इलेक्ट्रिक वायर को कवर करते हैं, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उस पर वजह से हमें करंट नहीं लगता है, वहां करंट फ्लो नहीं होता है। व्हाई डज दिस मीन इफ अ मटेरियल इज सोनोरस? कैसे पता मतलब कैसे बता सकते हैं हम जो मेटल्स होते हैं वो मटेरियल है, वो मटेरियल सोनोरस है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी है ये, मेटल की प्रॉपर्टी के बेस पे बता सकते हैं हम। इट प्रोड्यूस डीप रिंगिंग साउंड, मतलब बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। On the base of the activity 3.6, what can you conclude it about the electrical property of metal? कैसे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बता सकते हैं? वो बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट करके वायर से कनेक्ट करेंगे, वायर जो होंगे वो मेटल के बने होंगे, तभी उनमें करंट फ्लो होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं जो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। अब ये जो टेबल है वो आपके एक एनसीईआरटी में दी हुई थी कि कौन कौन से मेटल्स डल होते हैं, शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे ये टेबल बनाएंगे। लाइक आयरन जो मेटल है इसका सिंबल Fe होता है और उसकी सरफेस शाइनी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा मेलेबल है, मतलब बहुत ज्यादा ठोका पीटा जा सकता है इसको, डक्टाइल भी होता है, शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। सेम एज कॉपर, कॉपर भी कैसा है, शाइनी है, हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और सोनोरिटी मतलब साउंड भी प्रोड्यूस करता है। एल्यूमिनियम का भी सेम वही होगा, सभी चीजें होंगी एल्यूमिनियम में क्योंकि ये भी मेटल है। यहाँ देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी शाइनी, हार्ड और सारी प्रॉपर्टीज होगी जो भी मेटल की प्रॉपर्टी है। इन चारों में कोई एक्सेप्शन नहीं, इनको एज इट इज याद कर सकते हो, इनकी सेम प्रॉपर्टीज ही है, मतलब ये मेटल की सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। इसके बाद में हम नॉन मेटल्स देखेंगे जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन। कार्बन होते हैं ये डल होते हैं, ब्रिटल मतलब जल्दी टूटने वाले हैं, जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी नहीं होती भाई, नहीं ठोक पीट सकते इनको। डक्टाइल नहीं होते हैं, तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। सोनोरिटी नहीं होती है। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि जो कार्बन, सल्फर और आयोडीन है ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। तो ये एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना था कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद में की टर्म्स कुछ देखेंगे। मेटल्स का आपको पता है वही प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि टर्म में की डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और कैसे होते हैं, और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा अभी तक जो हमने पढ़ा इसका मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे की तरफ इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कीजिएगा। आगे हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात पढ़ने वाले हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन है, एक बार वो और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है व्हाइल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉलो दीज सम एक्सेप्शंस आर हियर। लाइक मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले दिया है, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे देखिए सबसे पहले दिया है गैलियम और सीजियम। इनको याद रख लेना, इनका कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि ये क्या है, मेटल। लस्टर, लस्टर में देखोगे शाइनी प्रॉपर्टी, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है। सेकेंड एक्सेप्शन, थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डू यू नो व्हाट इज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स इज द सब्सटेंस ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एलोट्रॉप्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एलिमेंट से बनते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
डिफरेंट होती है, राइट। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हो कार्बन, कार्बन कोल की फॉर्म में भी होता है, कोल की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, फ्लोरीन की फॉर्म। यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन को, तो ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रहे हैं, एक तो ग्रेफाइट की फॉर्म में और सेकेंड इसकी वो दिया हुआ है पॉइंट, दैट इज डायमंड। अभी जब हम देखेंगे डायमंड को, तो डायमंड को आपको पता है कि ये भी नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल होता है और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। दोनों का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि ये कार्बन एटम के क्या है, एलोट्रॉप्स है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे जो भी इसके एक्सेप्शन पॉइंट थे वो तक अभी वो सब अभी हमने पढ़े। एक बार अब इसको पॉइंट वाइज रिवाइज करना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम है या फिर बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी एनसीईआरटी के, ठीक है। तो मेटल में जो नॉन मेटल है उसमें दो मेटल आपको याद रखने हैं जो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये सबको पता है कॉमन। तो याद रखना कि एक इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, नॉट अ मेटल, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन से। ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल है बट इट इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर की तरह बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, महंगा भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम यूज करते हैं वायर में, वो वही मेटल यूज करते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और रीजनेबल होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या दिया है, हार्डनेस वाला हमने कर लिया था। हार्डनेस में सोडियम के अलावा लिथियम, पोटेशियम, ये मेटल हैं, ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनको भी इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब हम ऑक्साइड का नेचर देखेंगे, ओके। यानी यहां से समझ लीजिए आप, केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है आपके मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल्स आर बर्निंग। क्या होता है जब मेटल बर्न होते हैं या ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो देखो इसकी सिंपल रिएक्शन है, लाइक आपने मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन पढ़ी है ना फर्स्ट चैप्टर में, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनाता है। मतलब जब भी आप मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, हाँ, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और वाटर में डिसॉल्व, बट ये गर्म वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वाटर की सरफेस पे क्या करता है, फ्लो करता रहता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। मतलब ये कैसा सोल्यूशन है भाई, ये बेसिक सोल्यूशन होगा, इसीलिए रेड लिटमस कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसके बाद बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर का एक्सपेरिमेंट दिया है कि अगर हम सल्फर पाउडर को बर्न करें तब क्या होगा। तो देखो सल्फर को बर्न करने पे इट प्रोड्यूस पंगेंट स्मेलिंग फ्यूम्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है, पंगमेंट स्मेलिंग फ्यूम्स का मतलब एक बहुत ही गंदी सी बदबू होती है जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ निकलती है, धुआं निकलता है ब्राउन कलर का सल्फर डाइऑक्साइड का। और ये सल्फर डाइऑक्साइड का जो पाउडर मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है, ये भी वाटर के अंदर जो फ्यूम होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और इसके अलावा ये सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, रेड। नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे इसका, द प्रोडक्ट इज एसिडिक। प्रोडक्ट कैसा होगा, ये एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस को कैसा कर दिया इसने, नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। केमिकल इक्वेशन अगर देखेंगे तो सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वाटर के साथ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म H2SO3, मतलब क्या बनेगा, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, नॉट सल्फ्यूरिक, सॉरी सल्फ्यूरस हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन रहा है। H2SO4 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट एंड H2SO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ठीक है, ये याद रखना आप ये रिएक्शन। मोस्ट मेटल कंक्लूजन में निकलेगा कि जैसे मैग्नीशियम है प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। वेयर मोस्ट नॉन मेटल लाइक सल्फर प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड।
कुछ सल्फर जैसे हैं, कार्बन जैसे मेटल्स हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट इन द इमेज हियर, एग्जांपल ऑफ मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एनी मेटल हैव दिस प्रॉपर्टी। यू नो कि कोई मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। आंसर इज मरकरी, करा है हमने ऊपर अभी। कैन बी इजीली कट नाइफ, क्या हम किसी मेटल को इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने पढ़ा है भी। सोडियम मेटल को हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम और लिथियम भी है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? बताया आपको, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर है, कॉपर इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर। इज अ पुअर कंडक्टर आपको बताया, लैड, मरकरी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के थे। अब डेफिनेशन वापस से हम मैलिएबल और डक्टाइल की दे रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यहां से स्टार्ट होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आगे जो रिएक्शंस दी हैं, एक्चुअली जो ऊपर की है वो भी प्रॉपर्टी ऑक्साइड की थी, जिसमें सिर्फ ऑक्साइड का नेचर बताया था कि ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो मेटल के साथ एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। बट अब इसकी प्रॉपर्टी हम आगे और भी पढ़ेंगे जो दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी वही दी है कि जो मेटल्स को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी कंटिन्यू चल रही है, कुछ अलग नहीं है। ये स्लाइड में थोड़ा सा वो चेंज है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है। क्या आप ये फॉर्मूले बनाने आते हैं? एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे 3 चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये 2 यहाँ आता है और 3 कहाँ आता है? यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं, तब जाके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड। तो चार्जेस आपको याद होने चाहिए, किस मेटल पे क्या चार्ज आता है, तो फॉर्मूला आप इजीली सही कर लोगे यहाँ पे। और फाइनली रिएक्शन को बैलेंस करके भी देख लेना। इसके बाद में देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप याद रखेंगे 2 ऑक्साइड्स, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही ऑक्साइड ऐसे हैं जो मोस्टली मेटल्स बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अल्कलाइन प्रॉपर्टी। लेकिन ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दोनों नेचर होते हैं इनके और दोनों ही रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा और वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस है NaOH, इसके साथ भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर। देखिए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या है? सॉल्ट है। और आपको पता है बेटा कि जब सॉल्ट और वाटर बनता है किसी रिएक्शन में, किसी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, मानिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप एसिड या बेस से करा रहे हैं और वहां पे क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट जो एसिड होता है बेसिस के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, तभी सॉल्ट बनते हैं। बेस जो होता है वो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही का काम कर रहा है। मतलब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये बेस की तरह काम कर रहा है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो खुद ये एसिड की तरह भी काम करता है। तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है और दोनों प्रॉपर्टी शो करने वाले ऐसे मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक metal oxide. Amphoteric oxide. Most metal oxides are basic, but some like aluminum oxide and zinc oxide produces both property like salt and water. Both property show करते हैं, ये acidic भी और basic भी। इसके बाद में कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चन जो आपके एक्टिविटी में दिए हुए थे। काफी अच्छा लग रहा है ये। Why metal burns easily? बर्निंग वाली एक्टिविटी है ये आपकी दी है, बर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। Magnesium burn easily with a dazzling flame. You have already studied in chapter 1. मैग्नीशियम रिबन वाली जो फर्स्ट रिएक्शन थी वहां पे हमने देखा था जो मैग्नीशियम रिबन है इसको बर्न करते हैं तो dazzling फ्लेम, एकदम व्हाइट चमकीली फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है, ये dazzling फ्लेम होती है, देखो डायग्राम में। सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको बचाने के लिए क्या करते हैं? कैरोसिन के साथ रखते हैं या फिर ऑक्साइड की लेयर की कवरिंग रखते हैं। फ्लेम कलर ऑब्जर्व, फ्लेम कलर देखेंगे तो मैग्नीशियम का कैसा फ्लेम कलर होता है? डेजलिंग व्हाइट, कॉपर का ग्रीनिश ब्लू और एल्यूमिनियम अगर बर्न होगा तो उसका कैसा होगा? सिल्वर व्हाइट। तीनों के कलर देखिए अलग अलग। सरफेस अपीयरेंस आफ्टर बर्निंग, सरफेस को जब हम बर्न कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? डल हो जाता है। कॉपर टर्न इनटू ब्लैक, कॉपर कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर। मेटल ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो आपने पढ़ रखी एक ट्रिक जो बताई थी आपको, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एनिमल जैब्रा, तो वही ट्रिक है, वहीं से हमने ये बनाई। कुछ मेटल जो दिए हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
कॉपर। इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन सभी में मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर उसके बाद में लास्ट में होगा आपका कॉपर। इसके बाद में दिया हुआ है आर प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्या ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं? तो ऐसा नहीं है, सारे मेटल्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। मोस्टली मेटल कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, मेटल ऑक्साइड, बट ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एल्कली। मतलब जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और जो आपका बेस होता है, एल्कलाइज होता है, उसका फॉर्मेशन करता है। ये इसकी रिएक्शन भी दी है। सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, K2O वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं और एल्कलाई बनाता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन में आगे दिया हुआ है, इसमें हाई रिएक्टिविटी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम और सोडियम की होती है। ठीक है, मतलब किस चीज की रिएक्टिविटी बोल रहा है? बर्निंग की रिएक्टिविटी। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसको कैच करके फायर कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, आग लग जाती है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरोसिन में डिप करके रखते हैं, ताकि ऐसा हो कि कैरोसिन के साथ इनको रखने पे फायर तुरंत नहीं पकड़ते हैं। और जनरली मेटल की प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर कैसी लेयर होती है? ऑक्साइड की लेयर। टेम्परेचर ऑफ मेटल प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड लेयर होती है। रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये थिन ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये इनकी शील्ड का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद देखेंगे आयरन। आयरन डज नॉट ऑन हीटिंग बर्न, मतलब जो आयरन होता है वो हीट नहीं करता है। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट गेट कोटेड विद अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर है वो भी बर्न नहीं करता है, उसके ऊपर भी क्या होती है? ब्लैक लेयर होती है ऑक्साइड की। इसके बाद में आप देखिए नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड भी ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग ये प्रॉपर्टी यूज होती है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर को फॉर्मिंग करने की प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। द प्रोसेस अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, एनोड रिएक्ट करेगा एंड विद एल्यूमिनियम मेक थिक, और एल्यूमिनियम को कैसा बना देगा? थिक बना देगा ऑक्साइड की लेयर के साथ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट और दिए हैं रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन करके, कौन कितना वायलेंटली होता है, कौन कोल्ड वाटर के साथ हाईली रिएक्टेबल है, कौन सा है ऐसा मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ये पिक्चर अच्छी है ना, इसके थ्रू याद करोगे तो मजा आएगा। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बोर नहीं होना। पानी वानी पी के बैठो, ठंडा पानी, गर्म पानी, जो भी पानी पीना हो सब पी के बैठो, एकदम अपने पास लेके रखो, लेके बैठो या किसी से मंगा लो, खुद डिस्टर्ब मत होना, अच्छे से पढ़ना। और ये इतना अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ से एक बार पढ़ोगे तो बड़े अच्छे से कलरफुल तरीके से एकदम दिया है प्रॉपर, कि कब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कब कूल वाटर के साथ कर रहा है, कब हीट रिलीज हो रही है। डायग्राम के साथ ही लर्न करना इजी। सोडियम और पोटेशियम देखते हैं हम सबसे पहले। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये वायोलेंटली, मतलब बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं, रैपिडली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ इतने फास्टली रिएक्ट करते हैं कि इनसे बहुत सारी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं और इनके साथ में हाइड्रोजन गैस भी इमीडिएटली निकलती है, और जैसे ही वो निकलती है तुरंत आग पकड़ती है। इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेस वायलेंटली, इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता कि नुकसान हो जाएगा या हार्म हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। पोटेशियम और सोडियम वाले इनको दूर रह के देखना है बस, इनसे खतरा है, में आग लग सकती है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम को देखो तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट स्लोली करता है ना, लेस वायलेंटली। स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम क्या करता है, इसकी सरफेस पे जो हाइड्रोजन गैस है रिलीज होती है, बट उसकी सरफेस पे ही तैरती रहती है, हीट जैसे रिलीज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखना मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ करता है। फ्लोट होता है ये भी बबल की फॉर्म में वाटरी सरफेस पे,
एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को देखोगे, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये भी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन ये वाटर की स्टीम के साथ, वेपर के साथ गैस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये गैस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते? याद रखना, लेड, कॉपर, सिल्वर, ऑरम, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट स्टीम, नहीं स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखो आप, एक्शन। इसका एक्शन क्या है स्टीम का? पॉज। ओके, ये देखिए भाई, कुछ एक्टिविटी देखिए, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। मेटल की एक्टिविटी, यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे क्या लिया, एक मेटल लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसको हम फ्लेम के साथ जब बर्न कर रहे हैं तो देखिए मेटल जब स्टीम के साथ बर्न करता है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आपको बबल्स की फॉर्म में दिखाई देती है। जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो उसका क्या होगा, मेटल ऑक्साइड तो बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में दिखाई देगी। और जैसे आप इस टेस्ट ट्यूब को हटाओगे, उसके ऊपर चलती हुई मोमबत्ती, कैंडल, कुछ भी ले जाओ, वो क्या होगी, तुरंत बुझ जाएगी पॉप साउंड के साथ, एकदम फटाक। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था। क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेंगे। विच मेटल आर रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे हमने, उसी टेबल से ये क्वेश्चन करने हैं, आपका होमवर्क है। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, ऊपर टेबल को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए, दोबारा से आप वीडियो को रिवाइज करेंगे, वापस से देखेंगे, फिर उसके नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके आए हुए हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है मेटल एंड वाटर स्टीम। मेटल्स एंड वाटर स्टीम, जनरल रिएक्शन क्या है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये वही रिएक्शन है जो ऊपर थी, ये इसकी जो मेन बेसिक रिएक्शन है वो रिएक्शन दी है, और बाकी वो जो आपने ऊपर पढ़ा था वो सारा एक्टिविटीज के साथ में था। अब आगे देखो, रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर। मेटल्स आर डिफरेंशिएटली बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे उनकी पोजीशंस को फिक्स किया गया। While in reaction cold water, sodium and potassium, the reaction is so exothermic. पोटेशियम H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2, और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। वो जो मेटल्स हमने ऊपर लिखे थे उनकी रिएक्शंस दी हुई है आपकी। ठीक है, कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, और बनेगा H2, गैस निकलेगी, और साथ में कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है, क्योंकि ठंडे पानी में रिएक्शन करा रहे हो आप तो डेफिनेटली एकदम से हीट भी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेस वायलेंटली कोल्ड वाटर कैल्शियम के साथ होता है, क्योंकि कैल्शियम धीरे धीरे रिएक्ट करता है, उतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता है, और वही करेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम की होती है, और ये मेटल की सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। हाइड्रोजन जो है इनकी मेटल की सरफेस पे, मेटल ऑक्साइड की सरफेस पे फ्लोट करेगा, ना कि गैस बन के पेपर की फॉर्म में जाता है। यहाँ पे आप देखोगे आयरन, ये पॉइंट लगा हुआ है, नॉट O। आयरन जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे आपको पता है कि जो आयरन है ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ये H2O कैसा होगा, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, इनके साथ जो वाटर होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है, ये याद रखना आप। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना सब। क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाई डू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एडेड टू वाटर सरफेस? क्यों ये फ्लोट करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम? दे फ्लोट बिकॉज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म बबल्स दैट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल प्रोवाइडिंग इनफ वायंसी टू लिफ्ट। मतलब ये उसकी मेटल की सरफेस पे होती है, वायंसी प्रोवाइड करती है, इसीलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। What is the main difference between the reaction of iron and sodium with water? आयरन और सोडियम की मेन रिएक्शन क्या है? सोडियम आपको पता है बहुत फास्टली रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, और ये वायलेंटली भी होता है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन का आप बता सकते हो कि आयरन जो होता है वो वेपर फॉर्म में वाटर के साथ, स्टीम्स के साथ रिएक्ट करता है, वो इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता है। इसके बाद में व्हाई इज द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम कंसीडर डेंजर? पोटेशियम की रिएक्शन को डेंजर, क्योंकि भाई वही है, पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्टिव करते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये कि इनकी वजह से क्या होता है, आग तक लग जाती है। जैसे ये निकलेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑक्सीजन
इग्नाइट की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलती इंस्टेंटली जो फायर होती है उसको कैच कर लेती है। तो पोटेशियम और सोडियम से सावधान रहना, ये खतरनाक वाले मेटल है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराने पे क्या होता है? देखिए, मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो हम सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। याद हो जाएगा आपको, इजी। मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके बाद में आगे देखो, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके, जिंक मेटल की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे वो बबल्स निकलती है, वहां पे भी पॉप साउंड आती है, जिंक सल्फेट बनता है। Vigorous reaction observation, magnesium react vigorously with hydrochloric acid, showing the fastest rate of the gas bubble in the motion। बहुत ज्यादा फास्ट रेट होती है जो बबल्स दिखाई देते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है, इतने फास्टली रिएक्ट क्यों करता है ये? इसलिए करता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम की है, फिर जिंक और फिर आयरन। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड का भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको, कि जो नाइट्रिक एसिड होते हैं वो भी सबके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो मेटल है जो कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, H2 बनाता है। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, H2 हाइड्रोजन गैस। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। आयरन, आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उससे कम आयरन। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नो बबल्स ऑन टेम्परेचर, नो चेंज। नाइट्रिक एसिड का बताया एक्सेप्शन है कि ये हाइड्रोजन गैस जनरली इसमें इवॉल्व नहीं होती है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जनरली क्या कहता है, हाइड्रोजन की जगह H2O का फॉर्मेशन कर देता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उनका फॉर्मेशन करेगा क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज टू रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, ये बताया आपको, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एक्वारेजिया। इसका तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो होता है ये HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। HCl इसमें जो होता है वो 3 अमाउंट होगा और HNO3 का कितना अमाउंट होता है? यहाँ पे HNO3 का 1 अमाउंट होता है, यानी ये 3:1 की फॉर्म में अपन को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, द कंपोजिशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अ हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड। फंक्शन क्या है? इट इज वन ऑफ द few reagent capable of dissolving noble metals like gold and platinum। मतलब एक्वारेजिया को हम रॉयल सोल्यूशन भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक्वारेजिया होता है ये जो महंगे से महंगे मेटल होते हैं, प्लैटिनम और गोल्ड, उनको मेल्ट कर देता है। ठीक है, क्या देख रहे थे आप? एक्वारेजिया। याद हुआ एक्वारेजिया क्या होता है? इट इज रॉयल वाटर। और किससे मिलके बनता है? ये HNO3 और HCl से मिलके बनता है। यहाँ HCl का 3 अमाउंट होता है, HNO3 का 1, मतलब HCl और HNO3 3:1 के कंपोजिशन में क्या बनाते हैं? एक्वारेजिया। इसको एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, ये उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो गोल्ड है और प्लैटिनम है, दोनों को ही मेल्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सोल्यूशन विद अदर मेटल। अदर मेटल के साथ रिएक्शन करानी है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है ना, उसमें क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक्टिविटीज में भी देख सकते हो, आयरन कॉपर का 2 नेल लिए थे, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन था। उसके अंदर आयरन की रॉड को डिप करते हैं तो जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसकी आप रिएक्शन भी देख सकते हो, बता देती हूँ आपको आयरन और कॉपर सल्फेट की। ये देखिए, ये एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और दूसरा ये आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो है, इस रॉड का जो आयरन नेल है उसका कलर कैसा होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आयरन पे तो वो कुछ करेगा ही नहीं। बट कॉपर सल्फेट में जब हम यहाँ आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड को डालेंगे तो कॉपर का कलर चेंज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है और वो कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये रिएक्शन दी हुई है कि जो आयरन है इट विल डिस्प्लेस कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर लेस रिएक्टिव है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी मेटल की रिएक्शन किसी मेटल सल्फेट के साथ करा सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी कि मेटल्स जो होते हैं इनकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्या होता है, क्या बात है, देखिए ये एक्टिविटी दी हुई है, इसकी एक्टिविटी में दिया है इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज अकर्ड, किस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन होगी। तो पहले देख लें जरा रिएक्शन क्या है, आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर बनता है। इसकी रिएक्शन तो आपने पता कर ली, किस टाइप की रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तभी उसको डिस्प्लेस कर रहा है। और रिएक्शन अगर इन द टेस्ट ट्यूब वेयर द आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट solution, the blue color of the solution fade, क्योंकि आयरन नेल कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन नेल अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगी और कॉपर का जो कलर था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू की जगह ग्रीन कलर हो जाएगा या रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाएगी कॉपर के ऊपर। जो आयरन की नेल थी उसके ऊपर किसकी कॉपर कोटिंग होगी, कॉपर की। ऑन द बेसिस यू कैन स्टे दैट अ रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस, क्या सच में रिएक्शन हुई है, हाँ भाई कलर चेंज हुआ है मतलब रिएक्शन हुई है। आपने फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि अगर रिएक्शन में किसी में कलर चेंज हो रहा है मतलब वहां भी केमिकल चेंजेस हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको आप बढ़िया से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, यस आप यहाँ पर ट्रिक मेंशन कर लीजिए प्लीज। इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, याद कर सकते हो आप इस ट्रिक के साथ में इसको। प्लीज स्टॉप ऐसे सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, एनिमल मीन्स हो जाएगा एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा मीन्स जिंक, Fe मतलब क्या बोल सकते हो आप, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एनिमल ज़ेब्रा। इन आई से क्या हो गया आयरन, द का मतलब टी से हो जाएगा, टी का यहाँ पे दिया नहीं है, टिन भी होता है बीच में ना, द का मतलब टिन, टी से टिन। लाइब्रेरी मतलब लैड, हॉल मतलब हाइड्रोजन, फिर यहाँ दिया है कॉपर, मरकरी, AgAu, कॉल, मी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इसको ट्रिक में याद कर सकते, कॉल मतलब C से यहाँ कॉपर है, पहले C से कैल्शियम है, Me से मरकरी होगा और Ag का मतलब आपको पता है दैट इज सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, सिल्वर गोल्ड। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो ऊपर की तरफ है, नीचे लेस रिएक्टिव है। ये एलिमेंट्स ऊपर नीचे वाले जो लेस रिएक्टिव है उनको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। यस, क्वेश्चन आंसर दिए बाय सोडियम कीप इमर्ज्ड इन द केरोसिन। अब तो आंसर कर सकते हो, अच्छे से पढ़ रखा है ना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं ऊपर से नोट्स को रिवाइज करके अच्छे से सारी रिएक्शंस। एनालिसिस ऑफ द रिएक्टिविटी टेबल, रिएक्टिविटी टेबल का अगर हम एनालिसिस करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। Which of the most reactive element, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे रिएक्टिव था, पोटेशियम। B is the most reactive element, only one capable of the displacing iron। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया होगा जो उसके बेसिस पे ये बोल रहा है ABCD करके, शायद ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे नाम नहीं दिया आपका। इसका कोई क्वेश्चन होगा आपके एनसीईआरटी में, एक बार इसको देखना है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, ऐड नहीं किया। पॉइंट आउट पॉइंट्स दिए हैं, व्हाट इज इन A and B सोल्यूशन, उसके बेस पे क्वेश्चन दिया है। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, पता है ना आपको, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आयरन H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्शन व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट, क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, इट विल डिस्प्लेस द आयरन, ये आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये ऑब्जर्वेशन में आपने देखा, और ये रिएक्शन है इसकी, जिंक आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस करके क्या बना देता है, जिंक सल्फेट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। और यहाँ पे कलर भी अगर पूछे ना आपसे कैसा हो जाएगा, तो ग्रेस डिपोजिशन हो जाता है आयरन के ऊपर जिंक की वजह से, जैसे कॉपर की वजह से कैसा हो जाता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर।
आयरन की नील रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, और जिंक के सोल्यूशन में डालेंगे तो आयरन की नील कैसे हो जाएगी, जिंक की वजह से ग्रेश कलर की हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में की नोट्स इसकी रिएक्टिविटी के आप देखिए एक बार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, पढ़ रखा है आपने, कौन से मेटल हैं जो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है, कौन सबसे कम लेस रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम होते हैं। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सभी रिएक्शन सभी हमने लिखी। इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जितने भी आपके मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पढ़ रखा है पहले से भी, बट फिर से भी हम देखना चाहेंगे, एक बार देखेंगे। यहाँ पे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, मे बी कुछ बच्चों ने 8th में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब ऐसे मेटल्स जिनकी बैलेंसी पूरी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करते हैं, किसी के साथ भी क्रिएट रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। यहाँ पे इस टेबल में तीनों को अलग कर दिया, नोबल गैसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नोबल गैसेस में हीलियम देखिए टोटल नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, फर्स्ट सेल में फिल हो जाएंगे, K, L, M, N। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वहां पे 4 सेल होते हैं, जिसमें फर्स्ट K की कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम 8, ये मैक्सिमम 18 और ये मैक्सिमम 32 रखता है। ठीक है, अब जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बेस पे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। नियॉन में 10 होते हैं, यहाँ पे 2, दूसरे वाले में 8 फिल हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 8। देखिए लास्ट सेल में 8, 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। हर एटम चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो, स्टेबल हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है स्टेबल करने के लिए। ठीक है, जैसे मेटल्स है, मेटल्स में आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जैसे सोडियम 11 होता है, इसके पास 2, 8, 1, लास्ट सेल में कितना है 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 2, ये भी दे देगा। एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये देखिए 13, 19, 20। 13 वाले को कैसे भरेंगे 2, 8, 3। 19 वाले को कैसे भरोगे आप 2, 8, 8। ये आपको अच्छे से कॉपी पे बिना देखे एक बार लिखना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, किसके लास्ट सेल में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये आगे आपकी केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करने वाले हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स में भी हेल्प करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो उसमें भी ये बताएंगे। 19 जो होता है 2, 8, 8, 1 फिल करते हैं। अगर 20 होगा तो 2, 8, 8, 2। देखिए 1, 2, 3, यहाँ तक तो मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रिलीज ही करता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल अगर हम उठा के देखें तो देखो नाइट्रोजन 7 होता है, 2 और 5, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन कितने ले सकता है, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब अभी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन में भी देखो 8 है टोटल, मतलब 2 और 6, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा ये, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल। सेम फ्लोरीन में देखो 9 होते हैं, 2 और 7। फॉस्फोरस में 2, 8, 5। सल्फर में 2, 8, 6। क्लोरीन में 17 है तो 2, 8, 7। इसके पास भी लास्ट में 7, 7 है, करना कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नॉन मेटल्स है। ऐसे बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबिलिटी के बेस पे बताया आपको, ये सब उसी की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कौन रिलीज करेगा। अब यहाँ पे कंपाउंड्स बनाए हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं ये। मेटल्स टिपिकली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट लेयर, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो रिलीज। और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, टिपिकली हैव 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास लास्ट सेल में 5 से 7 होते हैं, इनके पास 1 से 3 होते हैं। 1 से 3 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स कम है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, 2, 8, 7। ओके, सो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से याद करने होंगे, उनकी लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करें। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ही हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग करते हैं उसके बेस पे बताएं आपको, जो डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे आप, तो सोडियम डोनेट्स इट्स सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
देखो इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखिए एक बार, ये रिएक्शन दी है, ये मैग्नीशियम का फॉर्मेशन है। इसी तरीके से मैं आपको सोडियम का भी बता सकती हूँ, ये सिर्फ मैग्नीशियम का दिया हुआ है। सोडियम कंपाउंड का पहले एक सिंगल देख लीजिए। देखिए यहीं पे ऐसे देखते हैं हम, सोडियम कंपाउंड जो होता है, क्लियरली ऐसे देखिए एक बार, सोडियम कंपाउंड के पास, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा ब्राइट आपको दिख जाए। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 का मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या फिल करते हैं हम? 2 8 1। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है। क्लोरीन का आप देखोगे, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे फिल करोगे आप? 2 8 7, राइट। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, मतलब ये देना चाहता है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली। तो एक पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट और नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? इसी तरीके से, जैसे एक सोडियम है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में दिखा दें, लाइक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, वहीं दूसरी तरफ हम क्लोरीन को दिखा सकते हैं कि क्लोरीन जो है इसके पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से क्रॉस की फॉर्म में दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? पूरा। तो जैसे ये सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा? Na+ चार्ज का हो जाएगा। और क्लोरीन के पास आप देखोगे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये ले रहा है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से जो ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा ये? आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बनेगा दैट इज आयनिक कंपाउंड, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली। और ये मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से ही बनता है। ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। मान लो एक मेटल है और 2 नॉन मेटल दिए, जैसे MgCl2। अब ये देखो, ये अच्छा सा दिया हुआ है, एकदम कलरफुल। यहाँ और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ। मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2। मतलब ये लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ये रिलीज कर सकता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं हम क्लोरीन को देखेंगे, इसके पास 2 8 7, मतलब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब अगर 2 क्लोरीन के एटम आ जाए, दोनों को ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 आयनिक बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ में, तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? MgCl2 का। देखिए इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। Mg के ऊपर +2 चार्ज और 2 क्लोरीन है, इनके ऊपर माइनस चार्ज है। मतलब Mg के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? एक ये वाला क्लोरीन और एक दूसरा वाला क्लोरीन। और जो फाइनली कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन के थ्रू। और ये जो बॉन्ड बनते हैं, इन्हीं बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आगे आप चैप्टर्स में कार्बन के साथ पढ़ोगे, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो सभी जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अच्छे से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करो आप, कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेल, आगे हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वही जो मैंने बताया ये वही है कि मैग्नीशियम कैसे बनाता है ये। ठीक है। इसके बाद में देखो इसकी और भी प्रॉपर्टीज दी हुई है। आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज कुछ है यहाँ पे। आयरन प्रॉपर्टीज विद एक्टिविटी। स्पैचुला के थ्रू क्या किया? कुछ सैंपल लिया, उसको बर्न किया। टेक सम सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक सॉल्ट। पोटेशियम आयोडाइड लिया, बैरियम क्लोराइड ले लिया और कोई और भी सॉल्ट। अब साइंस लेबोरेटरी में जब इनको हीट कराया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट? किस स्टेट में होंगे ये? लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला, डायरेक्टली फ्लेम इट एंड रिपीट दिस विद अदर एग्जांपल। अदर एग्जांपल्स के साथ में ट्राई किया। ट्राई करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड यू सैंपल इंटेंट ऑन द फ्लेम? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, उसको आपको नोट करना है। ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल इनटू द वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन। क्या ये सॉल्युबल है या नहीं है? तो ये प्रैक्टिकल एक बार आप घर पे भी करके देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बर्नर यू कैन हीट विद द हेल्प ऑफ लाइट फ्लेम। टेक अ सर्किट। एक सर्किट बना सकते हैं, बैटरी की हेल्प से उसको जोड़ सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं होगी एक प्रॉपर मैनर में। तो ये एक्टिविटीज आप कर सकते हैं एक बार।
Physical state, most of the salts are crystalline solids at room temperature. room temperature पे ये crystalline होते हैं. They are generally hard and brittle. और कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा hard होते हैं और चमकीले होते हैं. Flame test and melting अगर देखेंगे तो flame का कलर क्या होगा? Different salt impart characteristics of color. सोडियम क्लोराइड मतलब डिफरेंट सॉल्ट्स में देखेंगे तो उनको अलग फ्लेम से जलाने पर अलग अलग कलर की फ्लेम जलती है, अलग अलग कलर होते हैं. आपने ऊपर एक्टिविटीज में ये देखे. ठीक है, जैसे बैरियम क्लोराइड है, इसका कलर कैसा होता है? एप्पल ग्रीन कलर का हो जाता है बर्न करने पे. सोडियम क्लोराइड येलो फ्लेम का कलर देता है. पोटेशियम आयोडाइड जो सॉल्ट है ये वायलेट लिलियक कलर का, वायलेट कलर का हो जाता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, द सैंपल डू नॉट मेल्ट इजीली ओवर अ बर्नर फ्लेम बिकॉज ऑफ आयनिक कंपाउंड. जो सैंपल होते हैं इजीली बर्न नहीं होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. Solubility, they are soluble in water. ये वाटर में बहुत ज्यादा soluble होते हैं. They are insoluble in organic solvent. insoluble होते हैं पेट्रोल और कैरोसिन के अंदर. इसीलिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको कैरोसिन या फिर पेट्रोल के साथ रखा जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट बता दिया, आपको करके देख सकते हो. कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना आप. नेम द कैटाइन एंड एनायन प्रेजेंट इन दिस. मैग्नीशियम क्लोराइड में आपको पता है मैग्नीशियम 2+ आयन और क्लोराइड. What is the physical state of the salt NaCl and KCl? इसका आंसर देना. रूम टेम्परेचर पे कैसी स्टेट में होती है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है. What is the solubility? ये भी सब आंसर आपको करना है. ठीक है. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? फिजिकल नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. अगेन रिपीट दिस. हाँ, वापस से रिपीट हो गया. क्वेश्चन आंसर्स और भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं. राइट द इलेक्ट्रॉन डोनेट स्ट्रक्चर. जो अभी हमने बनाई, जैसे सोडियम क्लोराइड की आपने बनाई या मैग्नीशियम क्लोराइड की बनाई, वैसे आपको सोडियम ऑक्साइड की भी बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. Why do ionic compound have high melting points? क्यों उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? Ionic compounds are composed of oppositively charged ion held together by a strong electrostatic force and attraction of force की वजह से बहुत ज्यादा strong होते हैं. And these forces are very strong. A large amount of energy is required to break the bond. मतलब कि आयनिक बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी के अमाउंट की जरूरत होती है. एंड रिजल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई होते हैं. अकरेंस ऑफ मेटल. एक बार हम मेटल्स देख लेते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो कितने कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनको किस किस डिफरेंट प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, ये आपका एक टॉपिक होगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, वैलेंसी, सारी चीजों को डिस्कस किया. अब इस चैप्टर के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम आते हैं, दैट इज ओर. एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट की जो मेटल होते हैं वो नेचर में किस फॉर्म में होते हैं, ओर्स की फॉर्म में होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और किस किस प्रोसेस से हम उनको प्योरेस्ट फॉर्म में मतलब गेन कर सकते हैं. तो वो सारी प्रोसेसेस हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टे फोकस. अगर आपका मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं, तो वापस से फुल चार्ज हो जाइए, पानी बॉटल वगैरह सब लेके बैठिए, अच्छे से नोटबुक पेन लेके बैठिए. हम स्टार्ट करते हैं. अभी ट्रिक्स के साथ हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल. मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर प्राइमरी फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. प्राइमरी अगर देखा जाए कि इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म में जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें अर्थ की क्रस्ट के अंदर. ठीक है, एंड सी वाटर में देखने को मिलते हैं. हियर आर द की कॉन्सेप्ट फॉर सम सेक्शंस. यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हैं कि वो किस किस फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं. जैसे मिनरल्स की फॉर्म में, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलते हैं. ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं स्पेसिफिक मिनरल्स दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर. बहुत हाई परसेंटेज होता है पर्टिकुलर मैटर का. Along its profitable extraction, मतलब किसी भी मेटल का जो ओर होता है उसके अंदर मेटल का बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है. ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बहुत हाईएस्ट परसेंटेज में होता है. और उस ओर से अगर आपको मेटल को गेन करना है तो हम कुछ केमिकल प्रोसेस का यूज करेंगे. सी अर्थ क्रस्ट से भी हम मेटल्स को निकाल सकते हैं. सी वाटर से भी हम क्या करते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. MgCl2 contains soluble salt like barium chloride. बेरियम क्लोराइड जो सोल्यूबल सॉल्ट होता है, इसको भी आपने देखा होगा लार्ज अमाउंट पे. वो दांडी मार्च पड़ा था ना, उसमें नमक को निकाला था.
तो वहां से हम सॉल्ट्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड्स में आपको देखो क्लासिफिकेशन करके बता देते हैं। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, ये वाले, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से लेते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव हैं इनको कैसे गेन करेंगे, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इनको हम, ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं और कार्बन की फॉर्म में यूज करते हैं अपन इनको, ठीक है। रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन, कार्बन के थ्रू ये क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। लो रिएक्टिव ऑरम मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ऑफन फाउंड इन देयर नेटिव फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब एज इट इज ये रिएक्शन भी कर लेते हैं इसी फॉर्म में। जैसे आपने पढ़ा होगा सिल्वर जो है Ag डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है कि गैस में चेंज करना है या किसी कंपाउंड के साथ मिक्स करना है, ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट रिएक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आपको मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स जो हैं, देखो चार्ट की फॉर्म में याद कर लोगे, जो लिखा हुआ है वो दिक्कत करेगा, चार्ट की फॉर्म में जो लिखा है वो आपको दिक्कत करेगा। यहाँ से सॉरी, जो चार्ट की फॉर्म में है वो आपके लिए इजी होगा कंपैरेटिव टू दैट। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, मोल्टेन ओर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्योर मेटल्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल्स, इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से गेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार वापस से ये प्रोसेस देखो, जो प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल्स होते हैं मोल्टन फॉर्म में, उनको हम रिएक्टिविटी के बेस पे गेन कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोलाइसिस से इनको गेन कर सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, या तो इनको कार्बोनेट कोर्स की फॉर्म में कैल्सिनेशन की प्रोसेस से गेन कर सकते हैं, या फिर सल्फाइड और की फॉर्म में रोस्टिंग करके हम इनको गेन कर सकते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, रिडक्शन ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा फाइनली मेटल का। अगर हम मेटल ऑफ लो रिएक्टिव देखेंगे जैसे सल्फाइड ओर्स हैं, तो इनको भी रोस्टिंग की प्रोसेस से हम गेन कर सकते हैं, मेटल्स मिलेगा, रिफाइनिंग हो जाएगी, रिफाइनिंग के थ्रू भी अपन इसको यूज कर सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में। द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ओवरऑल जो भी एक्सट्रैक्शन है वो मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। यूज की डिफरेंट प्रोसेस है, किसमें कैल्सिनेशन से होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगा और कौन सा रोस्टिंग से मिलता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर देख सकते हैं आप, रिमूव इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग, इम्प्योरिटीज को हटा देंगे अगर तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स जैसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस है, हीटिंग कार्बोनेट्स और इन लिमिटेड एयर, रोस्टिंग, हीटिंग सल्फाइड्स और इन रेगुलर एयर, रिडक्शन, कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड मेटल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, रिफाइनिंग, प्यूरिफाइंग द मेटल टू ऑब्टेन द प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब रिफाइनिंग की प्रोसेस से हम प्यूरिफाई करके मेटल को गेन कर सकते हैं। इसके बाद में लास्टली की पॉइंट्स कुछ दिए हैं। गैंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेना आप एक बार। ये जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। रोस्टिंग जो है मेनली किसमें होती है, सल्फर ओर में, ठीक है। गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। एक्सट्रैक्शन सैंपल वही दे दिया वापस से, लो रिएक्टिव है कौन से हैं। तो ये सब जो लिखी है ना थ्योरी, इसको आप उस डायग्राम से एकदम फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिमाग में बिठा के अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देख लेना, मेटल लो रिएक्टिव सीरीज में कैसे होंगे, जैसे मर्क्यूरस सल्फाइड है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा हीट की प्रेजेंस में, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड है, ठीक है। कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे होता है, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये रोस्टिंग प्रोसेस है। इसमें भी क्या हो रहा है, रोस्टिंग की प्रोसेस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट हीट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी क्या है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर जो है इसमें थर्मल रिएक्शन, ये सारी प्रोसेसेस हैं, एक्सट्रैक्शन, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स और फाइनली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर एलिमेंट। आगे देखेंगे अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की अगर हम रिफाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे जो कॉपर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाएंगी और कॉपर हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज एनोड होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स इनकी तरफ मूव करना शुरू करते हैं,
कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे, प्योरेस्ट फॉर्म में हमें कॉपर मिल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज जो होती है वो नीचे बैठ जाती है इसमें, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, आपने ये प्रोसेस पढ़ रखी है कोरोजन की। कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन की प्रोसेस में पता है आपको कि जो मेटल होते हैं वो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, धीरे धीरे करके मेटल को डैमेज करना शुरू कर देती है। उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, जिसमें आपने एग्जांपल देखा होगा रस्टिंग का। अब मॉइस्चर और एयर की वजह से ये सब होता है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर व्हेन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सल्फर, सिल्वर सल्फाइड। मतलब सिल्वर जो है उसमें रस्टिंग कैसे होती है, जब सिल्वर के साथ सल्फर रिएक्शन कर लेगा, सल्फाइड की जो कोटिंग हो जाती है तो सिल्वर ब्लैक हो जाता है, तो सिल्वर क्या होगा, डैमेज, सिल्वर का कोरोजन हो गया। कॉपर कैसा होगा, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड लूजिंग शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेनिंग अ ग्रीन कोट। इसके ऊपर कैसा कोटिंग हो जाएगी, ग्रीन कोटिंग हो जाएगी, बेसिस कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा उसके ऊपर, तो जो कॉपर है वो कैसा हो गया, ग्रीन। तो कॉपर का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है, उसकी कोरोजन की वजह से खराब हो जाता है। और आयरन का आपको पता ही है, आयरन में रस्टिंग होती है, आयरन ब्राउन होने लगता है। एक्सपोज्ड विद अ मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स कोटिंग ऑफ ब्राउन फाल्की सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। मतलब जो ब्राउनिश कलर होता है आयरन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, वो किसकी वजह से होता है, वो मॉइस्चर की वजह से ही होता है। बहुत लंबे टाइम तक पानी में पड़े रहने से मेटल क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ रस्टिंग का क्या है कंडीशन, एयर और वाटर रस्ट करता है, ह्यूमिडिटी की वजह से, पानी की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से होता है। वाटर ओनली, अगर बॉइल्ड वाटर है या ऑयल लेयर है। नेल्स डू नॉट रस्ट, कभी भी रस्टिंग नहीं होगी, इसीलिए रस्टिंग से बचाने के लिए हम ग्रीस करते हैं, कोटिंग करते हैं ऑयल की। ड्राई एयर, कैल्शियम क्लोराइड, नेल डू नॉट रस्ट, कोई भी जो नेल है वो रस्ट नहीं होगी, आयरन रॉड रस्ट नहीं होगी। इट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अब्सॉर्ब मॉइस्चर, इसीलिए हम प्रैक्टिकल में भी कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन दी है आयरन की रस्टिंग की, ये भी वापस से वही एक्सपेरिमेंट दे दिया, कैसे कैसे कलर चेंज हो रहा है भाई। एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में कैसा होगा, शाइनी आयरन नेल का कोई रस्टिंग नहीं होगी, नो रस्टिंग, ड्राई एयर ओनली, एनहाइड्रस सोल्यूशन में भी नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ओर्स क्या होता है, अ मिनरल्स फॉर्म विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। मतलब जिसको हम मेटल्स को क्या होता है, मिनरल से या माइन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ओर्स। गैंग क्या होता है, दैट इज अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज, मतलब अर्थ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनवांटेड हैं, गंदी होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, और उन जैसे सैंड है, रॉक मटेरियल है या सॉइल प्रेजेंट होता है किसी ओर में, उसको हम बोलते हैं गैंग। गैंग को ही तो रिमूव किया जाता है ना ओर से मेटल्स को प्योर फॉर्म में लेने के लिए। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन से मेटल हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही मिलते हैं, दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम। देखा होगा ये माइंस में प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं बहुत। सिल्वर इज ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट। What chemical reaction is used for obtaining metal its oxide? कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड को गेन करने के लिए? The process is called reduction. रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके बाद में और क्वेश्चन दिया है आपके, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड एलॉयज। एलॉयज और कोरोजन के लिए क्या प्रिवेंशन है, तो देखो प्रिवेंशन का वही तरीका है कि उसमें कोटिंग कर दो आयरन के ऊपर, बचाने के लिए उसके ऊपर, है ना, कोटिंग करके एज अ कोटिंग जो होती है पेंट वगैरह, वो क्या करते हैं उसको प्रिकॉशन करते हैं, सरफेस को कोटिंग करना। गैल्वेनाइजेशन इज द अदर प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग स्टील एंड आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की जो थिन लेयर की कोटिंग होती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। प्रोटेक्टेड इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। एलॉइंग क्या है, चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल मिक्सिंग विद द अदर सब्सटेंसेस नोन एज एलॉय। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है एडिंग है वो पर्टिकुलरली सीक्वेंस में लिखी है, इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना और रिवाइज कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। वापस से एलॉइंग की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, इसकी प्रॉपर्टी दी है, एलॉइंग्स कैन बी हार्डर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिस्टेंस टू द रस्ट देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स की कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। जनरली लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स से ही ज्यादा लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कॉमन कंपाउंड्स हैं ये एलॉय के,
कौन कौन सी एलॉय देखिए, स्टेनलेस स्टील जिससे हम बर्तन बनाते हैं, क्या कंपोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना डायग्राम से, मजा आएगा याद करने में। आयरन, निकेल, क्रोमियम, हार्ड है बट डज नॉट रस्ट, रस्ट नहीं होता है इनसे मेटल के, बट जो बर्तन बनते हैं वो उनमें रस्टिंग नहीं होती है। अमलगम क्या होता है, मेटल और मरकरी के मिक्सचर को बोलते हैं अपन अमलगम, ठीक है। एनी एलॉय कंटेनिंग मरकरी, जिसमें भी मरकरी होता है एलॉय के अंदर, उसको बोलेंगे अमलगम। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ब्रास। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रॉन्ज। एंड सोल्डर, लैड और टिन के सिंबल को मिक्सचर को बोलते हैं सोल्डर। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ये वेल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं वेल्डर्स। और नो नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं ब्रॉन्ज वगैरह जो होते हैं। कॉपर यूज फॉर डेकोरेटिव आइटम के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं, इसे बना रखे हैं। कुछ सुंदर से यूटेंसिल्स हैं, शहनाई है, डेकोरेशन के मेटल्स बनाते हैं ब्रॉस। बाकी मेडल्स वगैरह भी देखा होगा आपने, ब्रास मेटल्स, ब्रॉन्ज मेडल बनते हैं। कुछ इसके की फैक्ट हैं, जैसे प्योर गोल्ड होता है वो कितना क्या अमाउंट होता है उसका, 24 कैरेट गोल्ड सबसे प्योर होता है, दैट इज वेरी सॉफ्ट, अनसुटेबल फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी में 24 कैरेट गोल्ड का कभी यूज नहीं हो पाता, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं और 22 कैरेट गोल्ड का यूज करते हैं कॉमनली ज्वेलरीज बनाने के लिए। आयरन पिलर एट दिल्ली, मार्बल ऑफ अ फैसिनेटेड इंडियन मेटलर्जी, बिल्ट 1600 ईयर एगो बना था। 8 मीटर हाई है ये, वेइंग 6 टन इसका वेट है। एंड इट हैज रेजिस्ट रस्टिंग फॉर सेंचुरी, मतलब कई बहुत सारे लंबे टाइम से ये इस तरीके से बनाया गया कि अभी तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई है, जंग नहीं लगी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी टेबल, डिस्प्लेसमेंट टेबल्स हैं, ये आप कर लेना एक बार क्वेश्चन पढ़ के, आंसर्स ये डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली, कौन से मेटल है जो जल्दी जिनका कोरोजन नहीं होता है, गोल्ड, प्लैटिनम जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं अर्थ में। व्हाट आर एलॉयज, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, वापस से उसको आंसर में लिखना है, एक बार प्रैक्टिस करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ दिए हैं इंपॉर्टेंट, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में आपको कुछ आंसर ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्टली आंसर दे दिए, दैट इज रॉन्ग। हाँ ये रॉन्ग हो गया, तो एक बार ऐसा करना, आप वन लाइनर क्वेश्चन की तरह इसको रीड कर लेना, ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली आप इसके आंसर्स रीड कर लेना। दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यहाँ हटा देना, इसमें से कौन सा मेटल है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ये हटा देना, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। वैसे भी आप ये पहले कर चुके हैं, कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर हाईली रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर प्रिवेंटिंग आयरन पैन मोस्ट रस्टिंग, देखिए बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, एक बार देख लेना, इनको छोड़ देना अभी के लिए। डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आप कर लेना, जो आंसर्स वाले हैं उनको लर्न कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, जो समझ आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी के आपके जो भी क्वेश्चन बैंक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां से कर लेना प्रैक्टिस। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, वही पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको स्टार मार्क करके इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग इज इंपॉर्टेंट, और कुछ रिएक्शन दी है सल्फर की लिटमस पेपर के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिंग रस्टिंग कैसे रोकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन है आपके नॉन मेटल ऑक्साइड वाली रिएक्शंस। गिव रीजंस, इनके रीजंस दीजिए क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको एक बार आप रीड कर लेना, इन सबसे क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटल वर्सेस नॉन मेटल का, जो रिएक्शन हमने करा है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दिए एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, इनका पीएच क्या होता है, और ये मेटल के साथ भी कर सकते हैं और नॉन मेटल के साथ भी, तो नॉन मेटल के साथ में इनका पीएच क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड, पीएच 7 से कम हो जाएगा। जब ये एज ए फॉर्म बेसिक एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो पीएच क्या होगा, कम होगा। फॉर्म एसिडिक एज न्यूट्रल ऑक्साइड तो पीएच 7 के आसपास होगा। गेन इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, गेन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म डाइल्यूट एसिड, और समटाइम्स नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, मतलब उनमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। गोल्डस्मिथ मिस्ट्री, गोल्डस्मिथ क्या यूज करता है, क्यों करता है, एक्वारेजिया के बारे में पढ़ लेना आप। गोल्डस्मिथ मिस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, द सोल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बताया ना HCl और HNO3 का सोल्यूशन है, इसका यूज करते हैं गोल्डस्मिथ, किसको गलाने के लिए, जो भी मेटल होते हैं ना उनके, जो सिल्वर और प्लैटिनम महंगे वाले मेटल्स हैं उनको गलाने के लिए काम करते हैं।
It is a corrosive liquid at the dissolve that can dissolve the gold. Weight reduced because the outer layer of gold dissolved into the solution. Copper versus steel tank, दोनों में क्या डिफरेंस है? Copper is much better conductor than steel. और इस तरीके से ये आपका चैप्टर है वो पूरा हुआ. आई होप आपको जो भी इसमें डाउट होंगे एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना. हाँ, चैप्टर बहुत लेंदी था, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है, बट फुल एनर्जी के साथ, फोकस के साथ बस ऐसे पढ़ना है कि हाँ मेरे को एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे चैप्टर पढ़ना है. जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है. अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, फुल वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. ऑल द बेस्ट.